दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने केंद्रीय विद्यालय में कैसे एडमिशन लेना है ऑनलाइन, उसके ऊपर वीडियो बनाया था। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर दिखाया था कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से। अभी रिसेंटली ही ऑनलाइन एडमिशन चालू हुए थे, जो कि 2 अप्रैल को बंद हो गए हैं अब। और क्लास किससे? बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 और क्लास 1। जैसे एलकेजी, केजी, नर्सरी होता है, उसी तरह बाल वाटिका 1, 2, 3 होते हैं केंद्रीय विद्यालय में। तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए जब मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने अपने बेटे के लिए भी अप्लाई किया था। मेरा बेटा अभी 6 साल का नहीं हुआ है, 5 साल से 6 साल के बीच के एज ग्रुप में आता है, तो बाल वाटिका 3 के लिए वो एलिजिबल था। तो मैंने भी उसके लिए भी अप्लाई किया था। आप लोगों को जब वीडियो में बना के दिखा रहा था, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि कितना मुश्किल है एक जनरल कास्ट और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले आदमी के लिए केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना। क्योंकि मैं जनरल कास्ट से भी आता हूँ एंड मेरा जॉब भी प्राइवेट है। ऐसा नहीं कि मैं किसी सरकारी जॉब में हूँ या मैं सेना में हूँ। डिफेंस के जो लोग होते हैं, थल सेना, वायुसेना या एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसी में भी आप अगर हैं, आप सर्विसेज में हैं तो भी बहुत आसान हो जाता है। आप सरकारी जॉब में हैं तो आसान हो जाता है। आप अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो भी आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आसान हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं तो आसान हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या चांसेस रहते हैं एक जनरल कास्ट के प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए? क्योंकि मैंने भी इस बार अप्लाई किया था यही सोच के, यही देखने के लिए कि भाई क्या चांसेस रहते हैं। अच्छा, पहले तो जब मैंने क्या रिजल्ट देखा ना, क्योंकि वेबसाइट पे 8 अप्रैल को लिस्ट आ गई थी लॉटरी की, तो उसमें मेरे बेटे का नाम था। तो मैं क्योंकि पहली बार देख रहा था केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट, तो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने नाम देखा उस लिस्ट में, तो मुझे लगा नाम जिनके भी आते हैं उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने खुशी खुशी अपने ऑफिस में भी बता दिया, घर में अपनी वाइफ को भी बता दिया कि हमारा बेटा बड़ा लकी है, केंद्रीय विद्यालय में हो गया। हम कैटेगरी 5 में आते हैं, प्राइवेट जॉब है, जनरल कास्ट है, फिर भी उसका हो गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो तो उन्होंने वहाँ पे 2 तरह की लिस्ट दे रखी थी। पहले तो एक, जितने लोगों ने अप्लाई किया है उस कैटेगरी में, उनका दे रखा था। और दूसरा जो था उसमें भी सारे लोगों के नाम थे, और लेकिन उनका लॉटरी में नंबर और वेटिंग लिस्ट में नाम दिया हुआ था। तो मैंने वेटिंग लिस्ट में अपने बेटे का नाम देखा था, मुझे उसमें ध्यान नहीं रहा। अच्छा, रिजल्ट इसका कैसा आता है केंद्रीय विद्यालय का, वो भी ये लोग कैटेगरी वाइज ही देते हैं। मतलब EWS और आपका फिजिकली जो डिसेबल्ड लोग हैं, फिर SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, और फिर कैटेगरी 1 से लेकर 5 या 1 से लेकर 6 तक का ये रिजल्ट देते हैं। यानी सबका जो सेपरेट लॉटरी निकलती है। अच्छा, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 क्या होता है। देखिए, कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है उन केवी में जो कि सरकार द्वारा फंडेड होते हैं, उनमें 1 to 5 होता है। और जो कि किसी PSU या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा फंडेड होते हैं, उसमें कैटेगरी 6 तक होता है, 1 to 6। मतलब NTPC जैसे PSU है, ये अपने जहाँ पे इसके ढेर सारे एम्प्लॉय रहते हैं ना, मान लीजिए NTPC का कोई प्लांट है शहर से बहुत दूर, तो वहाँ कोई स्कूल नहीं है, वीराने में है, तो वहीं ये कैंपस के अंदर, मतलब NTPC का प्लांट है, सामने रेजिडेंस के लिए सोसाइटी बनी है, उसी सोसाइटी के अंदर ये अपना केवी खोल देंगे। और उस केवी में दोस्तों जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो इस NTPC में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बच्चों को दिया जाएगा ऑब्वियसली। इसी तरह कोई हायर इंस्टीट्यूट है, एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या IIT दिल्ली, ये भी अपने केवीज खोलते हैं। तो जब ये अपने केवीज खोलते हैं तो ये अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेंस देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ कि जो सरकारी फंडेड सिविल केवीज होते हैं, उनमें पहली कैटेगरी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, या फिर जो आर्मी वगैरह के, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के एम्प्लॉय होते हैं, उनके बच्चों को कैटेगरी 1 में सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। आर्मी, नेवी वगैरह में काम करने वाले सैनिक लोग जो हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। इवन डिफेंस के केस में एक और फायदा देते हैं कि जो डिफेंस से रिटायर्ड लोग हैं, उनके भी बच्चों को कैटेगरी 1 में रखा जाता है, और कैटेगरी 1 में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, जैसे IIT दिल्ली, वो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का। NTPC वो PSU है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बच्चों को सेकंड प्रेफरेंस दिया जाता है कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 3 में जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, उनको कैटेगरी 3 में प्रेफरेंस, उनके बच्चों को कैटेगरी 3 में प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो स्टेट लेवल की PSUs हैं या स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, उनके एम्प्लॉयज़ के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। पांचवा जो कैटेगरी होती है, उसमें मेरे जैसे लोग आते हैं जो कि जनरल कास्ट से हैं और प्राइवेट जॉब में। ये 5 कैटेगरी होगी बस। अब यही 5 कैटेगरी उसमें भी रहती है जो कि PSU फंडेड या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फंडेड केवीज होते हैं। बस एक कैटेगरी सबसे पहले आ जाती है जिसकी प्रायोरिटी 1 हो जाती है,
और ये 5 वाली 6 हो जाएगी, 4 वाली प्रायोरिटी 5 हो जाएगी, 3 वाली प्रायोरिटी 4 हो जाएगी, लेकिन जो प्रायोरिटी 1 वाली है वो 2 हो जाएगी। और फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या आएगा, जिस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन या जिस पीएसयू ने उस केवी को स्पॉन्सर किया है, उस केवी को खोला है, उस पीएसयू के एम्प्लॉय के बच्चे और उस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के एम्प्लॉय के बच्चों का प्रेफरेंस कैटेगरी 1 हो जाएगा, सबसे पहला प्रेफरेंस हो जाएगा। मान लीजिए एनटीपीसी ने कोई खोला ना, तो एनटीपीसी का प्लांट है, उसके सामने उसकी सोसाइटी बनी है, उस सोसाइटी में केवी है, तो उस एनटीपीसी में काम करने वाले एम्प्लॉय के बच्चे कैटेगरी 1 में आ जाएंगे। फिर कैटेगरी 2 से वही स्टार्ट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफेंस वाले कैटेगरी 2, थर्ड में सेंट्रल के पीएसयू और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के एम्प्लॉय के बच्चे, फोर्थ में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चे, फिफ्थ में स्टेट लेवल के पीएसयूज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के एम्प्लॉय के बच्चे, और छठे लेवल पे फिर मैं आ जाऊंगा, मेरे जैसे आप और लोग आ जाएंगे जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं और जनरल कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो ये तो कैटेगरी हो गई प्रेफरेंस की। इसके अलावा इसमें आपका रिजर्वेशन भी है। देखिए, एक तो ईडब्ल्यूएस की 25% सीटें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व्ड हैं, ऊपर से डिसेबल पर्सनस के लिए भी जो है 3% सीटें रिजर्व हैं। फिर SC ST OBC का भी रिजर्वेशन है। OBC का लगभग, OBC नॉन क्रीमी लेयर का लगभग 27% है, एंड SC का 15% है, ST का 7.5% है। इस तरीके से मिला के लगभग 52.5 के करीब करीब ये सीटें रिजर्व हैं। अब दोस्तों, इसमें क्या है, आपको रिजर्वेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ था, फिर मैंने रिसर्च की और सब चीज़ें क्लियर हो गई, आपको भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब लॉटरी निकलती है ना, तो जितने लोगों ने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, ईडब्ल्यूएस के अंदर कोई भी अप्लाई कर सकता है, SC ST OBC जनरल कास्ट का हो, कोई भी हो, ईडब्ल्यूएस है, BPL है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो RTE है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो एम्प्लॉय कोई भी अप्लाई करता है, तो वो एक डिसएडवांटेज ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए। अब वो अपनी कास्ट की वजह से है या अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से, किसी वजह से भी वो, उसकी हालत ठीक नहीं है कि वो अपने बच्चे को नॉर्मली पढ़ा पाए, तो वो RTE के अंतर्गत करता है। तो RTE का 25% रिजर्वेशन है। तो जितनी एप्लीकेशंस RTE के अंतर्गत आएंगे ना, पहले उनकी लॉटरी निकाली जाती है और 25% सीटें तो आवंटित कर दी जाती हैं, क्योंकि 25% सीटें जो है रिजर्व होती हैं। तो अभी केवी में हर क्लास में 40 सीटें हो गई हैं, तो 40 सीटों का मतलब 25% यानी 10 सीटें तो आपका RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली कैटेगरी में जाएंगी। तो सबसे पहले इसकी लॉटरी निकाल के 10 सीटें दे दी जाती हैं, फिर बचती हैं 30 सीटें। फिर उसके बाद दोस्तों, डिसेबल्ड पर्सन्स का जो एप्लीकेशन चाहिए ना, उस कैटेगरी में लॉटरी निकाली जाती है, उसमें 3%। अब देखिए, 40 का 3% जो है, 40 का 10% क्या हुआ, 4, और 5% हुआ 2। तो ये लोग 3% में 2 बच्चे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2.5% में एक बच्चा हुआ, तो 2.5% से ऊपर है रिजर्वेशन, तो 2 बच्चे ये लोग आपका डिसेबिलिटी वाले सेलेक्ट कर लेंगे। और डिसेबिलिटी में भी कोई अप्लाई कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि जनरल से है या SC ST OBC कोई भी कर सकता है। तो इन दोनों की पहले, इन दोनों कैटेगरी की लॉटरी निकाल लेते हैं। अब देखिए, यहीं पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है। SC ST OBC का रिजर्व सीटों के लिए जो सिलेक्शन करते हैं ना, वो अभी इसके बाद नहीं होता। इसके बाद पहले क्या करते हैं लोग, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बच्चों को सीट आवंटित करते हैं। यानी कि हाइयर चांसेस हैं कि अगर ये PSU के द्वारा ऑपरेटेड फंडेड केवी है या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा फंडेड केवी है, तो उसके एम्प्लॉय के बच्चों को, कैटेगरी 1 के जो बच्चे हैं, उनको ज़्यादातर सीटें मिल जाएंगी और उसी लेवल पे बुक हो जाएगी। अगर मान लीजिए स्टेट फंडेड है, गवर्नमेंट फंडेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, डिफेंस के एम्प्लॉय, मतलब कुल मिला के आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने रिजल्ट्स देखे सबके, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में सारी सीटें बची हुई खत्म हो जाती है। देखिए, हमने 10 सीटें दे दी राइट टू इन्फॉर्मेशन में, बची 2 सीटें हमने दे दी डिसेबल्ड पर्सन को, तो उसके बाद कितनी 28 सीटें बची। दोस्तों, ये 28 सीटें मैंने कई केवीज के रिजल्ट देख लिए, गवर्नमेंट फंडेड वाले भी देख लिए और PSU एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फंडेड भी देख लिए। सब में जो है कैटेगरी 1 और 2 में ही ये खत्म हो जाती है। अब आप कहोगे कि SC ST OBC का तो भी अलग से रिजर्वेशन है। देखिए, SC ST OBC को जो रिजर्वेशन दिया है उसमें, वो तब लागू होता है जब ऑलरेडी जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें SC ST OBC के बच्चे रिजर्वेशन के जितने इंक्लूड ना हो गए हों। मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि SC का रिजर्वेशन 15% है, 10% हुआ 40 का 4, 15% हो गया 6। तो अगर 6 बच्चे पहले ही RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन, डिसेबल पर्सन, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 मिला के अगर पहले ही 6 बच्चे SC के आ गए ना, तो फिर SC को आगे अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा 6 बच्चे का। ये इसमें एक
झोल है। अच्छा, जो बच्चों पहले सेलेक्ट कर लिए उनको सबका परसेंटेज निकाल के मान लीजिए एससी के 6 बच्चे नहीं हो रहे हैं, तब जो है वो एससी के बच्चे को, रिजर्व बच्चे को लिया जाएगा और पिछली कैटेगरी से किसी नॉर्मल बच्चे को हटाया जाएगा। तो कुल मिला के मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि देखिए, कैटेगरी हमारी 5 और 6 वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मतलब मैं कैटेगरी 5 की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट फंडेड केवीज में कैटेगरी 5 और पीएसयू फंडेड में कैटेगरी 6 हम जो हैं, हमारी तो आप छोड़ दो। बिकॉज क्या है, पहली दो कैटेगरी 1 आरटीई में सीट्स मिल जाएंगी कुछ, और आरटीई में भी वेटिंग होता है दोस्तों। 25% सीट देने के बाद आरटीई की लॉटरी में भी बहुत सारी वेटिंग है। उसी तरह डिसेबल पर्सनस में भी 2 सीटें अलॉट करने के बाद नीचे बहुत सारी वेटिंग थी। उसी तरीके से कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में सीटें अलॉट करने के बाद बहुत सारी सीटें थी, लेकिन 40 की 40 सीटें कैटेगरी 2 तक अलॉट हो जाती हैं। उसके बाद सब वेटिंग में ही होते हैं। और दोस्तों, जनरल वाला जो कैटेगरी 5 है उसमें तो हद ही है। उसमें तो मैंने देखा किसी भी केवी में 1000-2000 से कम एप्लीकेशन है ही नहीं। वेटिंग लिस्ट 1000 तक जा रही है, उसमें कहाँ आपका सिलेक्शन होने वाला है भाई। वेटिंग लिस्ट इसलिए दी जाती है कि 1-2 बच्चे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं उनमें से 90% तो सेलेक्ट एडमिशन ले ही लेंगे। 1-2 बच्चे हट गए या उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं थे या कोई और दिक्कत आ गई, तो भाई 1-2 सीटों का फर्क पड़ सकता है कि जिसकी 2 वेटिंग है, 3 वेटिंग है, उसका सिलेक्शन हो जाए। बाकी अब मुझे इससे एक ही आइडिया लग रहा है, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों का केवी में एडमिशन कराने की ना सोचें। आपका बेटर यही रहेगा कि आप प्राइवेट में ही ट्राई करें। बिकॉज मैं ये बोल रहा हूँ ना, कैटेगरी 5 में आपका बच्चा कितना भी लकी है, कितना भी लकी है, अगर वो सबसे ऊपर भी आ रहा है ना कैटेगरी 5 की लॉटरी में, तब भी वो 200-300 की वेटिंग में ही आएगा। क्योंकि 200-300 की वेटिंग पहले ही हो चुकी है आरटीई की, डिसेबल लोगों की वेटिंग मिला के, एससी एसटी ओबीसी की वेटिंग मिला के, कैटेगरी 1 2 3 4 5 4 तक की वेटिंग मिलाकर, तो कोई चांसेस नहीं है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरे एक्सपीरियंस से। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।